हेलो बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया था रेस्ट इन मोशन चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी और जिन बातों को हम लोगों ने सीखा था उसको मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहली बात, ओनली टाइप ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब सिर्फ यही तरह का वेलोसिटी होता है, इसके अलावा कोई दूसरे तरह का वेलोसिटी नहीं होता। और अच्छे से, हर तरह का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ही होता है। उसके अलावा हमने ये सीखा कि इफ नॉट स्पेसिफाइड रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव में डिस्कशन किया जा रहा होगा? रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक। इसके अलावा हमने थोड़ा सा बात किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर क्या होता है? और लास्ट में जाके 3 इक्वेशंस डेवलप किया था मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये एकदम लॉजिकली कैसे समझे थे हम लोग कि ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू जी, जी फॉर ग्राउंड, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू जी। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाएगा जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए का भी डिस्प्लेसमेंट पता हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का भी डिस्प्लेसमेंट पता हो, और पता करना हो आपको ए के रेस्पेक्ट में, नहीं, बी के रेस्पेक्ट में, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ए का डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? और इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन के टर्म्स में ऐसे करके लिख लिए थे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक। लॉजिकली हम लोग इस इक्वेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल किए थे जिसमें 2 पर्सन्स थे, एक 10 मीटर दूसरा 7 मीटर ट्रेवल किया था। सब्ट्रैक्ट करने से समझ में आया था कि आखिर बी के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर ए कितनी दूरी तय करता हुआ ऑब्जर्व होगा। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने सीख लिया था लास्ट क्लास में। बावजूद इस बात के वीडियो को करिए पॉज, लास्ट क्लास को करिए। ठीक है। मैं फिलहाल यहां पर आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन के साथ। बिना रिवीजन के आप इस क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी मात्र इक्वेशन का खेल है। ऐसा नहीं है, यह आपके इमेजिनेशन का खेल है। लिखें सवाल। 2 cars are moving. 2 cars are moving as shown. ठीक। और पता क्या करना है? फाइंड टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। वो समय पता करें जब जाके दोनों कार्स आपस में मिलेंगे। पहला पार्ट है सवाल का, नोटबुक में आप लिखें अच्छे से। पहले पार्ट में हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे और पहले पार्ट को डायग्राम में दिखाएंगे हम लोग, और हमें यह भी याद आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हम लोग थोड़ा सा कर चुके हैं, लेकिन अब की बार सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। ये रहा पहला कार और ये रहा दूसरा कार। सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मेरे कंप्यूटर में कुछ खराबी आ सकती है, लाइट कभी भी जा सकती है। ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 5 मिनट के बाद फिर से इसी YouTube चैनल पर आके देखिएगा, आपको लाइव लेक्चर कंटिन्यूड मिलेगा। ठीक है ना।
बीच बीच में कभी भी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहें। तो 40 मीटर पर सेकेंड में बोला था, और 40 मीटर पर सेकेंड से ये कार बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, जबकि कार ए के पास वेलोसिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में केवल 10 मीटर पर सेकेंड की, और ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज एक्चुअली 200 मीटर्स। इससे सिंपल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए। इस कार का नाम कार ए। एक बार आंसर तक पहुंच जाओ खुद से, उसके बाद मैं भी मदद करूंगा आपकी। सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ऑल राइट, आई होप सो आपने सॉल्व कर लिया है। अब देखो, आंसर तो मुझे भी पता है 4 सेकेंड आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे इसे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए, और हमारा ध्यान आंसर पर नहीं, हमारा ध्यान एक एक स्टेप पर रहेगा, ताकि आगे के सारे पार्ट्स हमारे लिए आसान हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे एकदम बेसिक बात यह है कि आखिर ये जो वेलोसिटीज हैं ये किसके रेस्पेक्ट में है। ये दोनों ही वेलोसिटीज दरअसल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है वेलोसिटी। ये दोनों के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं, जमीन से देखे जाने पर कि ये दोनों वेलोसिटीज हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं था किसके रेस्पेक्ट में, तो यही माना जाता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोड़ करके कार ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। कहने का मतलब हम लोग खड़े हो जाएंगे कार ए पर और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव टू, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए, एग्जैक्ट वही लिखिए जो मैं लिख रहा हूं। रिलेटिव टू कार ए, कार ए के रिलेटिव में देखे जाने पर क्या होगा, इसको हम लोग साफ साफ डायग्राम में बनाएंगे, ठीक। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि क्या इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम का। पहली बार हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने सीख रहे हैं। ये रहेगा कार ए और ये रहेगा कार बी, दूर में कहीं नजर आएगा, और सारी चीजों की वेलोसिटी। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू कार ए, समझे बात। मैं ए कार की ही वेलोसिटी देख रहा हूं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? खुद कार ए के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला बताया हुआ था, फॉर्मूले के मुताबिक ये इक्वेशन बनेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी के जगह ए ही लिख दिया हूं मैं, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए कितनी गजब की बात है, ए की वेलोसिटी जमीन के रेस्पेक्ट में कुछ भी क्यों ना हो, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड भी क्यों ना हो, ठीक है, ए की वेलोसिटी खुद ए के रेस्पेक्ट में 0 ही आएगी। मेरे रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी हमेशा के लिए 0 है, चाहे मैं ट्रेन में बैठा हूं, चाहे मैं जमीन पर हूं, चाहे मैं मोटरसाइकिल पर हूं, एरोप्लेन में हूं, स्पेसशिप में हूं, फर्क नहीं पड़ता। मेरे रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी हमेशा 0 ही होगी। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुमसे बोलूंगा वो देखो मैं जा रहा हूं? नहीं होगा ना ऐसा। मतलब मैं जब भी बोलूंगा मैं यही बोलूंगा कि मैं यहां पर हूं, ठीक है। तो मैं अपने रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता। तो हम लोग ए के रेस्पेक्ट में सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात, कार ए की वेलोसिटी 0, यानी कार ए रेस्ट में है, ये स्थिर है अपनी जगह पर। हम लोग ए के रेस्पेक्ट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जरा देखो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सॉरी, ग्राउंड की ही वेलोसिटी कितनी होगी ए के रेस्पेक्ट में। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से समझ सकें, न कि आंसर निकाल सकें।
तो ग्राउंड की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या नजर आएगी, देखिए ध्यान से, जो फॉर्मूला है उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिखा था उसी का तो मैं इस्तेमाल किया, जो यहां पहले लिखा है उसको यहां लिखिए, जो बाद में लिखा हुआ है उसको आप यहां लिखिए, और दोनों बार कॉमा लगा के ग्राउंड ग्राउंड लिख दीजिए। यही तो तरीका है जो कि लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर लिए थे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड की वेलोसिटी अभी मैं बताया, जो ऑब्जेक्ट है उसी के रेस्पेक्ट में उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे तो जीरो आएगा ही आएगा। तो ये क्या बना, जीरो माइनस यानी ओवरऑल माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए जो कुछ भी था विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमने सीखा ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वही होगा जो ए का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेकिन उसका नेगेटिव। अब इस इक्वेशन का बड़ा अच्छा मतलब है, इसका मतलब समझिए, ये क्या लिखा हुआ है। ग्राउंड वाले शब्द को छोड़ दो, ग्राउंड को मान लो कि कुछ भी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरे रेस्पेक्ट में तुम जिधर भी जा रहे हो उसकी ठीक उल्टी दिशा में तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं जा रहा हूं। यही इस इक्वेशन का मतलब है। इस इक्वेशन का मतलब आप देखिए ध्यान से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सॉरी गलत बोला, ए के रेस्पेक्ट में ग्राउंड किधर जा रहा है, नेगेटिव में जिधर भी ए जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर आप ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर बना दीजिएगा तो वेलोसिटी जस्ट उल्टी नजर आएगी। आई होप ये आप रियलिटी में इमेजिन कर पा रहे होंगे आसानी से। सीधी बात यही है कि मेरे रेस्पेक्ट में तुम जिधर जाओगे ठीक उल्टी दिशा में तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं जाऊंगा, उतनी ही वेलोसिटी के साथ नेगेटिव में। तो इस बात को भी समझ गए हम लोग कि ग्राउंड खुद पीछे जाते हुए नजर आएगा। जितनी भी वेलोसिटी थी ना ए की 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के तरफ मान लो, तो ग्राउंड पीछे जाते हुए नजर आएगा। ग्राउंड लगातार पीछे की ओर जा रहा है इस डायग्राम में, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ इस डायग्राम पर। डायग्राम ये क्या आखिर दर्शा रहा है, कार ए के रेस्पेक्ट में हालात क्या हैं। कार ए खुद रेस्ट में, जमीन खुद पीछे जा रहा है। अब कार बी के बारे में बात करते हैं। तो कार बी ए के रेस्पेक्ट में देखो क्या हालत में होगा, वेलोसिटी ऑफ बी लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात यह है ना, इस क्वेश्चन को लिखवा के, सॉल्यूशन को लिखवा के मैं ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ करवा देना चाहता हूं। तो बस यही पर्पस है इस तरह के डिटेल्ड सॉल्यूशन का। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए आखिर आया कितना देखो। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप संभाल लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में 40 मीटर पर सेकेंड था, उल्टी दिशा में था ना, और माइनस अब ए की वेलोसिटी कितनी है, तो वो प्लस में 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कारण से फाइनली बनाइए माइनस में 50 मीटर पर सेकेंड, जिसका कि मतलब है बी जा रहा है ए के रेस्पेक्ट में 50 मीटर पर सेकेंड से उल्टी दिशा में। ठीक, और यही वो डायग्राम है, ये पूरा जो डायग्राम है हमारे पास, इसी डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फिर से देखिए, जो पिछला वाला डायग्राम बना रखे थे सवाल में जो दिया गया था, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम बनाया गया था, दिस प्रीवियस डायग्राम वाज रिलेटिव टू ग्राउंड। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जमीन पर बैठ के देख रहे थे, तो दोनों गाड़ियां चलते हुए नजर आ रही थी। लेकिन ये आपने नया जो डायग्राम बनाया, इसमें आप कार ए के अंदर बैठे हुए हैं। इस वजह से कार ए रुकी हुई, जमीन पीछे जाता हुआ, और कार बी उल्टी दिशा में और ज्यादा तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस डायग्राम के साथ आपको जरूर लिखना चाहिए कि यह डायग्राम बनाया गया है रिलेटिव टू
कार ए। अब इतना लिख लेने के बाद सवाल में कुछ भी बचा ही नहीं। कार ए पर बैठ के देख रहे हैं, कार ए स्टेशनरी है और ये दूरी 100 मीटर बोला था, 200 मीटर, ये 200 मीटर की दूरी। तो अब मेरी बात और ज्यादा ध्यान से सुनो। जब कभी दो गाड़ियां चल रही हों, ठीक है, या फिर दो पार्टिकल्स हों, या फिर दो पार्टिकल्स को हवा में फेंक दिया गया हो, ठीक है, हमेशा फायदे में रहोगे अगर एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, कम कैलकुलेशन रहेगा। यही तो हम लोग सीख रहे हैं इस आसान से क्वेश्चन से। कार ए के रिलेटिव में देखे जाने पर ए तो हिला ही नहीं अपनी जगह से, और कार बी लगातार 50 के रेट से आ रहा है, तो 200 मीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय, एक्सेलरेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो एक्सेलरेशन को 0 माना जाएगा और केवल देख के भी बताया जा सकता है फाइनल आंसर 4 सेकंड तो आना ही है। 200 मीटर की दूरी को तय करनी है 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट डिवाइड करना सही था। एक्सेलरेशन 0 है, अगले पार्ट में 0 नहीं रहेगा, तो फाइनल आंसर 4 सेकंड। आई होप आप समझ के किए हैं इस क्वेश्चन को, और बीच रास्ते में जितनी बातों को मैं बताया उन सभी बातों को आपने नोट भी किया है। ठीक, सेकंड पार्ट लिखा जाए। सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन भी दूंगा मैं। दो गाड़ियां हैं, क्या हम लोग ऐसा सवाल पहले कभी किए हैं? हाँ बिल्कुल किए हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से नहीं किए हैं। सेकंड पार्ट लिखिए सोच समझ के। बस मैं एक बार चेक कर लूं कि फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, किसी ने लिखा तो नहीं है अभी तक कुछ भी। चलिए, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि अगेन 2 कार्स और दोनों के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी है इसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी है इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वो भी इसी डायरेक्शन में। समझ गए? अच्छा, ये कार ए के बारे में बात थी। कार बी के बारे में सुने ध्यान से। कार बी भी उल्टी दिशा में ही जा रहा है, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है केवल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन पर ध्यान देना आप अच्छे से। ये कार बी के बारे में बात किया मैं। दोनों कार्स के बीच का सेपरेशन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बस 1 मिनट रुक जाओ। 30 60 हो जाएगा, 45 450 मीटर, 450 मीटर का सेपरेशन है। आपको क्या पता करना है? वही पुरानी बात कि आखिर ये दोनों गाड़ियां कब जाके मिलेंगी, ठीक है। जरा सॉल्व करने की कोशिश करो अच्छे से। मुझे पता है आपके पास एक मेथड पुराना वाला है, लेकिन आप क्या करो, रिलेटिव टू, साफ साफ लिखो, रिलेटिव टू ए। अब एक नया डायग्राम बना दो और उस डायग्राम में सारी बातों को लिखो खुद से, और ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए तो रुका हुआ है, केवल बी ट्रेवल कर रहा है, तो केवल बी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करिएगा। चलिए शुरू हो जाइए। ऑलराइट, आई होप सो आप वीडियो को पॉज कर लिए होंगे जरूरत के मुताबिक। और क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं बोला रिलेटिव टू ए हमें सॉल्व करना है, बी के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल। अगर ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं तो सबसे पहली बात ए किस हालत में नजर आएगा। ए के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में ए हमेशा रेस्ट में ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी तुम ये नहीं बोलोगे कि सर वो देखिए मैं जा रहा हूं, मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम हमेशा रेस्ट में रहोगे। तो ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए तो रेस्ट में नजर आएगा। क्या ये जमीन ही
चलते हुए ऑब्जर्व होगा? हाँ बिल्कुल। ये जमीन के पास अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी रहने वाली है 20 मीटर पर सेकेंड। यही था ना ए का वेलोसिटी? नहीं, 10। ठीक उल्टी दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी, और ठीक उल्टी दिशा में ही एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सब कुछ उल्टा हो गया देखिए ग्राउंड के लिए। लेकिन ग्राउंड से अभी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कार ए और बी के बीच में रिलेशन देखना है। तो बी को देखो ए के रेस्पेक्ट में, आप लिखेंगे साफ साफ वेलोसिटी हम लोग बी का चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो फॉर्मूले के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी फॉर ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस में लेकिन -20 मीटर पर सेकेंड, और ए की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया हमें, माइनस में 30 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ जरा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए ये भी देख लिया जाए। तो इसके लिए भी तो वैसा ही मिलता जुलता सा एक फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी देखिए कितना था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं क्या किया हूं ना, बताया नहीं, लेकिन इसी तरफ पॉजिटिव माने हुए हूं। आप सिर्फ सवाल पर फोकस करें। तो माइनस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए ये लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कुल मिला के बना माइनस में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों ही बातों को, यानी कि -30 मीटर पर सेकेंड और -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों ही बातों को मैं ए के रेस्पेक्ट में जो डायग्राम बनाया था उसमें दिखा देता हूं कि ये रही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड की, ये रहा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये गाड़ी नंबर ए रेस्ट में है हमेशा, तो गाड़ी नंबर बी कितने समय में पहुंच जाएगी ए के पास? यही तो सवाल है। ए अपनी जगह से हिला ही नहीं, हम लोग ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ए के ही रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ए तो अपनी जगह से हिला ही नहीं कहीं भी। तो बी को अगर ए से मिलना है तो बी को ए के पास आना ही पड़ेगा और 450 मीटर ट्रेवल करना ही पड़ेगा उल्टी दिशा में, यानी माइनस में 450 मीटर ट्रेवल करना ही पड़ेगा। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। माइनस में 450 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है, -30 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, माइनस में फिर हाफ एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इक्वेशन समझ गए होंगे कहां से क्या आया। यूनिट को थोड़ी देर के लिए रोक करके 3t स्क्वायर प्लस 60 इंटू टी माइनस 900 इक्वल्स टू 0 आ रहा है ऐसा। तो कैसे सॉल्व करें इसे? अब 3 से पूरी तरह से कैंसल्ड है ना सब कुछ। हाँ, तो टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 300। हाँ, तो काम बन गया। 300 को लिखा जा सकता है 30 और 10 का प्रोडक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिखूं t प्लस 30 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। साबित हुआ t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो ये बेस्ट पॉसिबल मेथड माना जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और पुराना मेथड ऑलरेडी है हमारे पास, जिसका डिस्कशन एकदम शुरुआत में जब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बता रहा था उस वक्त किया था। ठीक, एक और इसी तरह का खुद से सोचने वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से समझ सकें
इसके लिए मैं सवाल दे रहा हूं, ठीक है ना। लिखिए सवाल, 3 trains are moving as shown। 3 ट्रेन्स मूव कर रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पर, ठीक है। पैरेलल ट्रैक्स पर 3 ट्रेन्स जा रही हैं। ये रहा पहला ट्रेन, फिर ये दूसरा ट्रेन, फिर ये तीसरा ट्रेन। ऐसे 3 ट्रेन्स जा रही हैं। ये ट्रेन का नाम ए, ये ट्रेन का नाम बी और ये ट्रेन का नाम सी। ट्रेन नंबर ए के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी, डायरेक्शन में दिखा दिया। ट्रेन नंबर बी के पास जो वेलोसिटी है, ट्रेन नंबर बी के पास जो वेलोसिटी है वो है उल्टी दिशा में, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर का। और दोबारा से ट्रेन नंबर सी बहुत तेज जा रही है, 100 किलोमीटर नहीं, 120 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, ठीक। तो ये तीनों ट्रेन्स के बारे में वेलोसिटीज दे दिया हूं मैं। प्रत्येक ट्रेन का लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। या छोड़ो इस बात को, ट्रेन के लंबाई से कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना काम कर दीजिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ, अब तेजी से लिखते चले जाना, ठीक। कई पार्ट्स में मैं दे रहा हूं, आपके पास ये डायग्राम पहले से बना हुआ रहे ताकि आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बना लो पहले। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, ये पहले लिख दो। सेकेंड पार्ट है फिर वेलोसिटी ऑफ ए लिख दो लेकिन बी के रिस्पेक्ट में, फिर वेलोसिटी ऑफ बी लिख दो ए के रिस्पेक्ट में। तेजी से करो, बहुत आसान है सब। फोर्थ पार्ट फिर वेलोसिटी ऑफ बी लिखिए सी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ सी लिखिए ए के रेस्पेक्ट में। इतना करिए तेजी से जरा। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जरूरत के हिसाब से। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए 0, समझाने का जरूरत नहीं है। इसको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस फिर से वेलोसिटी ऑफ खुद ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका वैल्यू गारंटी है 0 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए की वेलोसिटी कितनी है। समझ गए? ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग बात दिमाग में आ रहा है, मैं 1 मिनट के लिए बातचीत कर रहा हूं। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि सर अगर ये अर्थ है, ठीक, और मान लेते हैं दूर में कहीं पर कोई दूसरा एक प्लैनेट है जो कि लाइट के स्पीड से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से दूर की ओर अर्थ से जा रहा है। बस सुनते जाओ कहानी की तरह, ठीक है। तो उस प्लैनेट पर की दुनिया कैसी होगी, जिस दुनिया की वेलोसिटी ही है अर्थ के रेस्पेक्ट में c के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट कितना, तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर ये लगातार अर्थ से दूर जा रहा होगा तो उस दुनिया में चीजें कैसे हो रही होंगी, जो दुनिया खुद ही लाइट के स्पीड से दूर जा रहा हो। बच्चे अक्सर ये इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको कि अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में ये प्लैनेट c के स्पीड से, यानी ये जो वैल्यू लिखा हूं c के स्पीड से अगर दूर जा रहा होगा, तो इस प्लैनेट के रेस्पेक्ट में हम लोग भी तो दूर जा रहे हैं उल्टी दिशा में और उसी स्पीड से। अगर हम लोग प्लैनेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे
इस पर्टिकुलर प्लैनेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारी वेलोसिटी क्या नजर आएगी? ठीक उल्टी दिशा में वही वाली वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। और क्या हम लोगों को कुछ हो रहा है? नहीं, हम लोगों की लाइफ तो एकदम नॉर्मल है। तो उस प्लैनेट के रेस्पेक्ट में हम लोग चूंकि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं, तो वो प्लैनेट वाले लोग सोचेंगे कि भाई कैसा होता होगा अर्थ का दुनिया, जहां पर अर्थ पूरा स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, तो हम लोगों को कुछ हो थोड़ी ना रहा है। ठीक वैसे ही उस प्लैनेट पर भी कुछ नहीं हो रहा होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। शायद समझे मैं किस बारे में और क्या बात कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए फिजिक्स के लॉज डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम लोग भी तो उल्टी दिशा में बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा। समझे लॉजिक? तो इसी तरह के कुछ बेसिक सिंपलेस्ट पॉसिबल लॉजिक का यूज करके आइंस्टीन ने डेवलप किया था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वापस आ जाओ, इस सिंपल से क्वेश्चन पर फोकस करो। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन का। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारित कर लेने के बाद मैं ए और बी की वेलोसिटीज को यहां पर लिखूंगा और उसे हम लोग तुरंत समझ लेंगे। फिर 40 किलोमीटर पर आवर माइनस बी की वेलोसिटी फिर लिखी जाएगी माइनस में 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस वजह से सॉल्व करके आंसर जो निकल के आया हमारे पास वो है 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या था याद रखो, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। जरा इसको सच में इमेजिन करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा होगा। ए की वेलोसिटी, ए एक ट्रेन का नाम है जो कि लगातार 40 के स्पीड से जा रही है। बी भी एक ट्रेन का नाम है जो कि 60 के स्पीड से उल्टी दिशा में जा रही है। आप ट्रेन बी के अंदर बैठ जाओ, यही तो मतलब हुआ ना सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हैं, तो बी के अंदर बैठ के देखोगे ना तो ट्रेन ए की वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही नजर आएगी। 100 के स्पीड से पीछे जाते हुए नजर आएगा, 100 के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा ट्रेन ए, अगर आप बी में बैठ के देखेंगे तो। लेकिन जमीन से देखेंगे ए को तो 40 का स्पीड नजर आएगा। तो सच में कौन सा वेलोसिटी है? 40 है वेलोसिटी ए का कि 100 है वेलोसिटी ए का? असली वेलोसिटी क्या है? असली वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता, यह हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है वेलोसिटी। ये भी तो सीखे हैं लास्ट क्लास में। खैर, आंसर आया। अब ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाले थे, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, गारंटीड है। आप लिख के देखिएगा प्रॉपरली, -100 किलोमीटर पर आवर नजर आएगा ही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस बार हम लोग बी में बैठने के बजाय, है ना, इस बार हम लोग बी में बैठने के बजाय ए में बैठ के देख रहे हैं। किसको? ए, बी को। ए में बैठ के ए को देखेंगे तब तो 0 दिखाई देगा वेलोसिटी। ए के रेस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो उल्टी दिशा में 100 के स्पीड से जाते हुए नजर आएगा। आप ट्रेन में बैठ के कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि खिड़की के पास बैठे हुए होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन अचानक से जाते हुए नजर आती है और आप डर जाते हैं, इतना तेज कैसे जा रहा है ये। तो बस वही बात रहती है कि हम लोग ट्रेन में बैठ के दूसरे ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी को चेक कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है, लास्ट दोनों पार्ट्स को कर देता हूं मैं जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में 60 किलोमीटर पर आवर और माइनस वेलोसिटी ऑफ सी 120 दिया था पॉजिटिव में। सॉल्व किए जाने पर आंसर बना माइनस में 180। गजब की वेलोसिटी है ये तो, माइनस में 180 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। सिमिलरली सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तो 120 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। ए की वेलोसिटी थी 60, नहीं 40, तो आंसर बना 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को हम लोग चूंकि बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं अब तक, एक और
पर्टिकुलर तरीके से इसे समझ लीजिए ताकि एकदम हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। देखो, लास्ट टाइम बता रहा हूं अब इस फॉर्मूले को। वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो बाद में लिखा रहता है ना यहां पर, वो ऑब्जर्वर होता है, और जो पहले लिखा रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसको लिखा जा सकता है पूरे को, इसको लिखा जा सकता है, हमने सीखा वेक्टर फॉर्म में है ये सब कुछ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to ground minus velocity of observer with respect to ground। ये फॉर्मूला ज़रूर आप एक बार अंतिम बार लिख लीजिए, ठीक। अच्छा, इस फॉर्मूले के तुरंत बाद फिर एक और बात को लिखना है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास, यही एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, नहीं 110 रुपए हैं, और मेरे पास 100 रुपए हैं। तो मैं ये नापूंगा कि आपके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा में हैं। यही कंसेप्ट है पूरा। अगर ऑब्जर्वर नापने लगेगा किसी भी चीज को, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, ऑब्जर्वर अगर नापना शुरू करेगा तो ऑब्जर्वर अपने अंदर की चीज को सामने वाली चीज में से घटा देगा, और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ चीज है वही नपाएगा। फिर से सुनो, ऑब्जर्वर कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट में नापने की कोशिश करेगा तो वो वही चीज नाप पाएगा जो ऑब्जर्वर से ज्यादा है ऑब्जेक्ट में। याद रख पाओगे इस बात को? मैं अगर 100 रुपए रखता हूं और मैं नापना चाहता हूं आपके पास कितना है, तो मैं, मेरे पास जितना है पैसा उससे कितना ज्यादा है तुम्हारे पास, बस उतने ही को ही नाप पाऊंगा। तुम्हारे पास 110 रुपए हैं तो मैं देखूंगा कि 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं आपके पास। यही लॉजिक इस्तेमाल होता है यहां पर वेलोसिटीज में, या एक्सेलरेशन में, या डिस्प्लेसमेंट में। समझ पाए होंगे मेरी बात को शायद आप। इसी से और आगे बढ़ते हैं, लिखिए नया सवाल। अभी भी चलो आसान ही देता हूं। फाइंड टाइम इन विच, फाइंड टाइम इन विच ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी। ट्रेन ए और ट्रेन बी आपस में उल्टी दिशा में जा रहे थे। ट्रेन ए और ट्रेन बी इस तरह से देखिए, और आपको यह बताना है कि कितने समय में एक दूसरे को ये क्रॉस कर लेंगे, ठीक। और एक ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई दोनों अलग अलग है। ये ट्रेन का नाम है ट्रेन ए, ये ट्रेन का नाम है ट्रेन बी। ट्रेन ए की लंबाई दी हुई है 200 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई दी हुई है फिर 100 मीटर मात्र। दोनों की वेलोसिटीज हैं, मीटर पर सेकंड में बता रहा हूं, 6 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन ए की वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको यह बताना है कि कितने सेकंड्स में ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेंगे, यही सवाल है। एक बार पूरी कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर दोनों गाड़ियां चल रही हैं।
चलिए, मुझे लगता है कि अब तक आप सॉल्व ज़रूर कर लिए होंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग क्या अपनाने वाले हैं? सॉल्व करने का तो कई तरीका है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे ज़रूर से या तो ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में या फिर ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों गाड़ियां जब चल रही होंगी तो कैसे करके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और इस क्रॉसिंग के दौरान दोनों ही गाड़ियां जब चल रही होंगी तो इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा एम आंसर निकालना नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी को सीखना है। तो लिखिए आप, अगर नहीं लिखा हुआ है तो, रिलेटिव टू, ये कहने का जरूरत नहीं है। अगर आपको समय की जरूरत है तो आप जरूर वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मैं फिलहाल सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। रिलेटिव टू ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इतने पूरे कंप्लीट डायग्राम को ही मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, इसी की जरूरत है हमें। रिलेटिव टू ए, लेकिन सारी वेलोसिटीज बदल जाएंगी। ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये ठहरा हुआ ऑब्जर्व होगा, और अब इतना खुद से आपको समझना होगा कि बी की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। बी की वेलोसिटी नजर आएगी उल्टी दिशा में, कितना? तो 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं ऐसा? और ये रेलवे ट्रैक था, ऐसे दिस वॉज द रेलवे ट्रैक। इसको मैं थोड़ा सा खिसका देता हूं बस। बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी कंप्लीट हो जाएगा सब। हाँ, ये हालात थे। तो गाड़ी नंबर ए, ट्रेन नंबर ए, ये रेस्ट में है, याद रखो, और पूरा का पूरा ट्रैक, रेलवे ट्रैक, यही पीछे जा रहा है। लेकिन रेलवे ट्रैक से हमें क्या मतलब? हम लोग ट्रेन नंबर ए में ही बैठ करके देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पीछे जाते हुए जरूर नजर आएगा, जाने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। हमें मतलब है ट्रेन नंबर बी से, और ट्रेन नंबर बी की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व होगी ये जरा ठहर के चेक कर लेते हैं। ट्रेन बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कौन है ऑब्जर्वर? ए है ऑब्जर्वर। और ए अगर ऑब्जर्वर है तो कितनी वेलोसिटी आएगी निकल के, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया था यहां पर, 20 मीटर पर सेकेंड, यही ना? हाँ। अब सोचो सवाल में पूछा क्या गया था। सवाल में यह पूछा गया था कि ये जो ट्रेन बी है ये कितने समय में ओवरटेक कर लेने वाली है ट्रेन ए को। तो ट्रेन बी ये देखो चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है इस तरह से। क्या ओवरटेकिंग हो गया? क्या क्रॉस करना खत्म हो गया इतने देर में? नहीं, ये और आगे जाएगी यही ट्रेन, और यहां तक पहुंचेगी जब ट्रेन नंबर बी, तब जाके माना जाएगा कि क्रॉसिंग कंप्लीट हो गया। समझ सके मेरी बात? फिर से देखो, ए रेस्ट में होने का फायदा क्या है? ए के रेस्ट में होने का कि हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं अब आसानी से कि बी को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहां तक बी को पहुंचना ही होगा क्रॉस करने के लिए ए को। और ट्रेन नंबर बी कितने वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से चलते नजर आएगी? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो ये है इनिशियल सिचुएशन और ये है फाइनल सिचुएशन। तो इनिशियल से फाइनल सिचुएशन तक आने में कितना समय लगेगा, यही तो चेक करके आंसर आ जाएगा। समझे बात को? तो देखिए, आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं अब मैं डायरेक्ट। ट्रेन नंबर बी को और ज्यादा ध्यान से देखो, इसके इंजन को। मान लो ये इंजन है, तो इंजन वहां से चलते हुए यहां तक आ गई कि नहीं? तो ओवर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या ट्रेन नंबर बी के किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चेक कर लो, किसी भी पॉइंट का। तो ये दूरी कुल मिला के कितनी होनी है? तो ट्रेन नंबर बी की लंबाई प्लस ट्रेन नंबर ए की लंबाई, यानी कुल मिला के 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना होगा?
डिस्प्लेसमेंट होगा 300 मीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0 था, इस वजह से हम लोग लिख पाए इसे 10 सेकेंड हमारा आंसर। लेकिन मेथड को आप एकदम अच्छे से क्लियरली समझते रहिए। ठीक, देखते हैं अगर कोई अभी तक डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिखे हुए होंगे, मैं उसको एक बार डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -30 सेकेंड्स का क्या मीनिंग है? मैं बता दे रहा हूं, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। -30 सेकेंड्स का मतलब यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पिछले क्वेश्चन की बात है, कि 30 सेकेंड पहले भी दोनों कार्स एक ही जगह पर थे, यही मतलब है। अब 30 सेकेंड के पहले जरा देखिए कि दोनों कार्स की हालत क्या थी, और समझ में आ जाएगा आपको कि दोनों कार्स सेम जगह पर थे, यह साबित हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बार बस मैं डायग्राम को देख लूं। -30 सेकेंड आया था ना यहां पर, हाँ, बिल्कुल 30 सेकेंड्स पहले भी अगर देखा जाएगा तो भी कार ए और कार बी दोनों सेम जगह पर थे, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है। अब डायग्राम को समझ लीजिए, थोड़ा सा समय बिताइए, समझ में आएगा आपको। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर से दो पार्टिकल्स को मैं रखूंगा और दोनों पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे, और आपको खुद से इमेजिन करना होगा सारी चीजों को। फाइंड टाइम आफ्टर विच फाइंड टाइम आफ्टर विच find time after which the two particles will collide। वो समय पता करें जितने समय के बाद ये दिए हुए दो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट है सवाल का, देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि ये जमीन और एक बिल्डिंग बना रहा हूं मैं ऐसे। आप जानते हैं ऐसा ही डायग्राम कई बार हम लोग बनाए हुए हैं। अब दो पार्टिकल्स के बारे में जिक्र कर रहा था मैं, आपको यह बताना था दोनों पार्टिकल्स कब टकराएंगे आपस में। तो सबसे पहले तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है 100 मीटर की, और इसके बाद फिर जमीन से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, कितने वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जमीन से पार्टिकल को ऊपर फेंका गया। इसी पार्टिकल का नाम मैं रख रहा हूं पार्टिकल ए, और पार्टिकल बी को ऊपर से नीचे फेंका गया। पार्टिकल बी को जो नीचे की ओर फेंका गया है उसकी वेलोसिटी दी हुई है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल नंबर बी को फेंका गया नीचे की ओर। अब आपको यही जवाब देना है कि ए और बी जब आपस में टकराएंगे तो फेंके जाने के बाद कितना समय और बीत चुका होगा, यही सवाल है। एक बार पूरी तरह से खुद से सॉल्व करने के लिए पूरा जान लगा दो और देखो क्या आंसर आता है। कोशिश करिए पूरी तरह से खुद से सॉल्व करने का। आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट देने के लिए वीडियो को ज़रूर पॉज कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इंतज़ार करूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे बेटर है कि आपको जितने समय की ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज करके अपना पूरा समय लीजिए, फाइनल आंसर तक पहुंचिए। और ये याद रखना, चलो ये क्वेश्चन में अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता दोबारा कोई भी क्वेश्चन रहे वो खुद से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ये मानते हुए कि आप अपना कोशिश कर चुके हैं पूरा, है ना।
उसके बिना अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो ना तो समझ में आएगा ना तो याद रख पाओगे। मैं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सॉल्विंग रिलेटिव टू, किसी एक के रिस्पेक्ट में देखो। क्यों? मैं ये स्टेटमेंट दिया हूं आपको, पहले ये बताया हूं इस बात को। अगर दो गाड़ियां चल रही हों, दो ट्रेन्स चल रहे हों, या दो पार्टिकल्स हवा में क्यों ना हो, दोनों के मोशन को समझने से बेटर है कि आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखिए, क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में एक तो ठहरा हुआ दिखेगा ना कम से कम। तो एक के रेस्पेक्ट में देखना हमेशा क्वेश्चन को सरल बना देगा। लिखो इस बात को, इफ देयर आर टू पार्टिकल्स, if there are two particles in motion, अगर दो पार्टिकल चल रहे हैं, ठीक है, it is suggested to solve relative to, मतलब जमीन के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना ये चालाकी भरा काम नहीं है। रिलेटिव टू वन पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल, वन पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने का सजेशन मैं आपको दे रहा हूं। इससे आप फायदे में रहेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं एकदम अच्छे से। डायग्राम बना हुआ ये था हमारे पास। इतने पूरे डायग्राम को मैं कॉपी करके दोबारा से सॉल्विंग रिलेटिव टू, मान लो बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें या ए के रेस्पेक्ट में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बस थोड़ा चालाकी से करना रहता है। सॉल्विंग रिलेटिव टू, अगर मैं ए लिख रहा हूं तो इसको डायग्राम में एकदम साफ साफ दिखाता हूं। चलो, ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ए की वेलोसिटी 0, ये रेस्ट में, और पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरा का पूरा जमीन यही नीचे जा रहा होगा, लेकिन बिल्डिंग से और जमीन से कोई खास मतलब है नहीं। सुनाई दिया मैं क्या बोला? ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए विल अपीयर टू बी इन रेस्ट, while entire building structure along with ground will be moving downwards with what velocity? 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जमीन और बिल्डिंग सहित जमीन नीचे जाते हुए नजर आएगा। लेकिन न तो बिल्डिंग से हमें मतलब है, न तो जमीन से हमें मतलब है इस क्वेश्चन में। ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, और ए के रेस्पेक्ट में बी के हालत को देखो, यानी वेलोसिटी ऑफ बी चेक करिए ए के रेस्पेक्ट में। ये निकल के आया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, मैं नीचे की ओर को पॉजिटिव ले लूं अगर, तो बी की वेलोसिटी 10 माइनस ए की वेलोसिटी माइनस में 40, तो निकल के आया हमारे पास क्या? प्लस में 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ बी ए के रेस्पेक्ट में नीचे जाते हुए नजर आएगा, नीचे की तरफ ही तो पॉजिटिव है, नीचे की ओर जाते हुए नजर आएगा 10 से नहीं, 40 से भी नहीं, 50 मीटर प्रति सेकेंड से। ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, याद रखें आप। ठीक, ये तो हुई एकदम शुरुआत वाली बात। ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी तो है दोनों पार्टिकल्स का। समझे मैं क्या बोल दिया? ए के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करना अगर शुरू करेंगे तो बी का एक्सेलरेशन जरा चेक करिए क्या आएगा। बी का एक्सेलरेशन मैं समझना चाहता हूं ए के रेस्पेक्ट में। यह जरा कोशिश करो समझने का, क्या होगा खुद से लिखो। आ, 30 मीटर
30 सेकेंड मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ सर? आंसर 15 सेकेंड होगा ना, समझ नहीं आया। वेलोसिटी तो -20 मीटर पर सेकेंड होगा कि 30 मीटर पर सेकेंड? अच्छा, शायद मैं कोई गलती किया हूं जिससे आप लोगों को समझने में कोई समस्या हो रही है। पहले तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप लिखिएगा सर आंसर 15 सेकेंड होगा ना, तो आप कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं भाई? ओहो, हाँ मैं गलती किया हूं ये इस क्वेश्चन में। हाँ मैं समझा, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने 20 निकाला था ना, ये मैं गलती किया। 20 मीटर पर सेकेंड यहां पर लिखना था, ये 30 नहीं है। इसी में कंफ्यूजन था ना आपको शायद। हाँ, कई बच्चे ये बता रहे हैं। ठीक है, ये 20 मेरी गलती है ये पूरी तरह से। 20 मीटर पर सेकेंड यहां पर लिखा जाना चाहिए था और सही आंसर 15 सेकेंड आता। आप लोग सही हैं, मैं गलत हूं। ठीक है, आई होप सो कि आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, बस अभी तक जितने बच्चों को कंफ्यूजन था इसी के बारे में था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं गलत कर दिया था। 3 बार बार लिख रहा था, इस वजह से गलती से 30 मीटर पर सेकेंड ले लिया, जो कि गलत था। 20 मीटर पर सेकेंड लिया जाना चाहिए था। सही आंसर 15 सेकेंड्स ही है। अब हम लोग आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे और किसी का कहना भी है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों ही कितना है? नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की ओर g। समझ पा रहे हैं बात को? इसका भी वैल्यू g है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका भी वैल्यू g है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दोनों को सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा अगर आप, तो फाइनल आंसर गारंटीड है 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ जरा एकदम डिटेल में समझ लो हमेशा के लिए, ठीक, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। एकदम शुरुआत में सवाल में यह कहा गया था कि पार्टिकल बी है ये, और इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? और ये है पार्टिकल ए जिसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड है। तो अब तक इतना समझ जाते होंगे आपके रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। इतनी बात आप समझ जाते होंगे। अब इसके आगे की मैं बात कर रहा हूं, यह तो एकदम शुरुआत की बात है ना। टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड की बात है। टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बारे में बात करते हैं। 1 सेकेंड जब बीत चुका होगा तो पार्टिकल b थोड़ा सा नीचे आएगा और इसकी वेलोसिटी में बढ़ोतरी होगी। सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करो पहले। और कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? तो 20 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल ए थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा और इसकी वेलोसिटी 40 से घट के 30 हो जाएगी। होगा कि नहीं ऐसा? 40 वाला वेलोसिटी घटेगा 10 से, और 10 वाला वेलोसिटी बढ़ेगा 10 से, तो 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो अभी भी आप देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी पिछली बार जितना 50 था अभी भी उतना ही है। एक और सेकंड के बाद आप देख लो, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि बी वाला जो पार्टिकल है वो नीचे की ओर ज्यादा स्पीड यानी 30 मीटर पर सेकेंड से आने लगेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जबकि ए वाला पार्टिकल ऊपर की ओर जाने लगेगा मात्र 20 के वेलोसिटी से। बावजूद इस बात के रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी कितना रहेगा? 50 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बारे में मैं बात किया, देख लीजिए ध्यान से आप। तो समय के बीतने के बावजूद रिलेटिव वेलोसिटी तो उतने का उतना ही आ रहा है बार बार। इसका मतलब
रिलेटिव में देखे जाने पर एक्सेलरेशन है ही नहीं। यही बात ये इक्वेशन भी सिद्ध कर रहा कि दोनों का एक्सेलरेशन चूंकि बराबर है, इस वजह से एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन नहीं है। मेरे पास 100 रुपए, तुम्हारे पास भी 100 रुपए, मैं गिनूंगा, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। समझे लॉजिक? तो कितना ज्यादा सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, सोचिए आप। ये जो पूरा का पूरा मोशन हो रहा है, अगर हम लोग ए के रेस्पेक्ट में देखते हुए डायग्राम बनाएं तो हमने ये देखा कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की गैर मौजूदगी में अगर समझें तो ये 50 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब रिलेटिव में देख रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी 50 तो आया और समय के साथ बदल भी नहीं रहा है। कहने का मतलब हर सेकंड में 50-50 मीटर ट्रेवल किया जा रहा, तो 100 मीटर की दूरी को तय करने में 2 सेकंड लगेगा, और क्या। एक्सेलरेशन का झंझट ही खत्म हो गया। समझे तुम इस स्टेटमेंट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है? इस स्टेटमेंट का, अगर दो पार्टिकल्स हों, खास करके अगर हवा में हों, तब तो दोनों का एक्सेलरेशन जी है, लेकिन एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के पास एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, जिससे क्वेश्चन हर हालत में बहुत ज्यादा आसान जरूर से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, तो टाइम कितना लगेगा? 100 मीटर की दूरी तय करनी है 50 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए होते, अभी भी लगाए हैं, ए का वैल्यू 0 है। आंसर बना 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं इसी क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। इसको मैं 40 कर दिया और ये भी 40 है, और ये सेपरेशन 800 मीटर है। निकाल लिए होंगे आंसर? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं है। इस 800 मीटर को हटा करके 400 मीटर कर दीजिए, अब ज़्यादा बेहतर है। 800 मीटर दूंगा तो गलत कर दोगे तुम पक्का से। इसके बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेने के बाद बात कर लेंगे। पहले इसके आंसर तक पहुंच जाइए आप खुद से, तब तक मैं डाउट्स देख लेता हूं। चलिए ठीक है, अभी तक तो किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है। चलिए निकाल लिए होंगे आप आंसर को। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बच्चों, इतनी बड़ी गलती मत करना ये सोचने की कि भाई ये सब मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा ज़रा सा भी नहीं है, ठीक है। कोई एक भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता है क्लास 11-12 के सिलेबस वाला, कोई एक भी एग्जामिनेशन नहीं होता है जिसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी पर अच्छे क्वेश्चंस न पूछे जाएं, ठीक। और अगर लेक्चर्स अटेंड करने वालों में से अगर कोई जेई एडवांस्ड में भी इंटरेस्टेड हो, जो कि होंगे ही, जेई एडवांस्ड के एग्जामिनेशन का यह टॉपिक सिलेबस में ही नहीं फेवरेट टॉपिक भी है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित हर साल वह कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं जेई एडवांस्ड वाले, क्योंकि इसी में तो कठिन क्वेश्चन बन पाता है रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में। और यही एक ऐसा टॉपिक है जो अगर स्टूडेंट एकदम अच्छे से समझता होगा तो मुश्किल से 1 या 2 लाइन में आंसर निकालेगा, जैसा कि यह क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है। अगर आप इसके भी मोशन के लिए एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने लगे,
इसके भी मोशन के लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने लगे, आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन आधे पेज का कैलकुलेशन रहेगा कम से कम। जबकि किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर तुम देख लिए, जैसे रिलेटिव टू बी, इस बार देखता हूं, चलो रिलेटिव टू बी अगर देख लिए तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए फिर। हाँ, डायग्राम साफ साफ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये तो रेस्ट में है, ठीक, और मैं बार बार ऐसा कर रहा हूं, बी रेस्ट में तो है, लेकिन साथ में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, साथ में ये पूरा का पूरा जमीन ऊपर की ओर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। आपके मन में जो इमेजिनेशन चल रहा है, उस इमेजिनेशन को मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूं बस, कि आप इमेजिन करिए बिल्डिंग और जमीन को ऊपर जाते हुए, क्योंकि आप छत से कूद गए हैं और आप रास्ते में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो रुके हुए हैं, पूरा बिल्डिंग ही ऊपर जा रहा है, जमीन ही ऊपर आ रहा है, और कुछ समय बाद जमीन आपसे आके टकराएगा। ठीक, कितने सेकंड के बाद टकराएगा छोड़ो उस बात को, ऐसा करके मत देखिएगा। अच्छा, बी के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना नजर आएगा, तो आप अलग से करके देख लीजिए, 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नजर आएगी। एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा, तो ए का एक्सेलरेशन नजर आएगा 0, जबकि ये जो ग्राउंड ऊपर जा रहा था, इस ग्राउंड का एक्सेलरेशन होगा कितना, जी ऊपर के तरफ, ये समझो खुद से अब। लेकिन ग्राउंड से हमें कोई मतलब है नहीं अभी फिलहाल, तो 80 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर एक पार्टिकल ए 400 मीटर की दूरी को तय करेगा तो कितना समय लगेगा। चूंकि एक्सेलरेशन है नहीं, इस वजह से टाइम इंटरवल डेल्टा टी पता करना बहुत ही आसान है। 400 मीटर डिवाइडेड बाई 80 मीटर पर सेकेंड किया हमने, आंसर बना 5 सेकेंड्स। यही सही है आंसर, ठीक है। जरा इसके बारे में भी बात कर लूं मैं कि क्या गलती होने लगेगी अगर यहां पर 800 मीटर अगर मैं कर दूंगा तो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप क्यों गलत कर देंगे। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट बना रहा हूं अभी रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित, उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के दिया हूं, तो आप करेंगे उसको, ठीक है। खैर, तो अगर ये डेटा दिया हुआ रहेगा तो बाय द वे आंसर झट से बताओ कितना आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी 80 हुआ मीटर पर सेकेंड में, तो टाइम इंटरवल आना चाहिए था 10 सेकेंड। लेकिन समस्या ये है कि रिलेटिव टू ग्राउंड अगर हम लोग देख रहे हो प्रॉपरली, रिलेटिव टू ग्राउंड ही अगर हम लोग देख रहे हो, तो ए वाले पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा, इसको 4 सेकेंड लगेगा ऊपर जाने में और 4 सेकेंड लगेगा दोबारा से नीचे आने में, और इस पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट खुद 8 सेकेंड है। मतलब पार्टिकल ए सिर्फ 8 सेकेंड के लिए ही हवा में रहा, सिर्फ 8 सेकेंड के लिए ही पार्टिकल ए फ्री फॉल में था, सिर्फ 8 सेकेंड्स के लिए ही पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था। तो 10 सेकेंड तक के लिए यह मान लेना कि एक्सेलरेशन 0 है रिलेटिव में, यह गलत हो जाएगा। यह आंसर तभी वैलिड है जब हम लोग दोनों पार्टिकल्स को हवा में ही रखे हुए में सॉल्व कर रहे हैं। दोनों ही पार्टिकल्स को हवा में होना जरूरी है इस लॉजिक का यूज करने के लिए कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है। ये वाली बात को आप सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड के लिए ही मान सकते हैं, इसीलिए अगर आंसर 8 सेकेंड से कम आएगा तभी उसको सही मानना। यहां पर 10 सेकेंड जो आंसर निकाला गया है यह पूरी तरह से गलत है।
क्योंकि 8 सेकंड के बाद तो पार्टिकल ए जाके ज़मीन से टकरा गया, उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, वो ज़मीन पर स्थिर रखा हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। शायद मेरी बात को आप समझ गए, नहीं भी समझ पाए कोई बात नहीं, असाइनमेंट में जब क्वेश्चन आएगा तब लगाना दिमाग। फिलहाल मैं कुछ और दे रहा हूं, अब आपको और ज़्यादा अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी के समझ को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या क्या बात कर रहे होंगे जानते हो? रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, इसी दोनों के बारे में ज़्यादातर हम लोग बात कर रहे होंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी आसान ही है, लेकिन कैसा वाला आसान? अगर रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करोगे तब जाके आसान है, ठीक? तो देखिएगा, फिगर शोज a boat traveling in a river, ठीक। ये मानते हुए कि आप सभी लोग कम से कम एक बार तो सही गंगा जी को जरूर देखे होंगे, गंगा नदी को जरूर देखे होंगे। ये एक रिवर है, ठीक, और इस रिवर में एक नाव जा रहा है। नाव के जाने का डायरेक्शन ये नाव में दिखा दिया, ठीक। नाव के जाने का डायरेक्शन ये है और नदी के बहाव का भी डायरेक्शन यही है। नदी भी इसी दिशा में बह रही है, ठीक है ना। तो मान लो ये कोई एक घाट है, ये दशाश्वमेध घाट है और ये 80 घाट है। जो बनारस के नज़दीक रहने वाले लोग होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर नहीं समझ रहे हो तो ये एक पॉइंट है डी, ये एक पॉइंट है ए, इस तरह से। और नाव में इस तरह से जाया जा रहा है डी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर, गंगा नदी के बहते हुए के डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक। और रास्ते में क्या दिखा आपको? बोट में आप जा रहे थे ऐसे करके, और अच्छा खासा स्पीड भी रहा होगा बोट का। तो अब आप क्या देखते हैं नदी में कि यहां पर कोई तो एक दिया है, अक्सर दिखता है नदी में, कोई तो एक दिया है जो कि तैरते हुए जा रहा है, पानी के साथ बहते हुए जा रहा है यहां पर, ठीक। आपने पाया, अब मैं दिया को कैसे बनाऊं, समझ गए? बहुत ज़्यादा साइज का हो गया है, बोट के आधे साइज का हो गया है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ये एक दिया है जो कि बहते हुए जा रहा होगा, कितने वेलोसिटी से? तो भाई जो गंगा नदी की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से बहते जा रहा होगा, क्योंकि उस दिए में इंजन तो नहीं फिट है, ये लगातार बहते हुए जा रहा है। आप क्या पाते हैं कि एक दिया नजर आया आपको, और आप दिए से तो आगे निकल जाएंगे ना, क्योंकि आपके पास इंजन है। इंजन मतलब कुछ ना कुछ है जिससे कि आप तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसा करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पाते हैं कि दिया से आप आगे बढ़ गए और यहां पर जाके ऐसे करके आगे बढ़ गए। इसी बात को लिखते चलते हैं, चलो। द बोट क्रॉसेज चलो लिख देता हूं दिया एट t इक्वल्स टू 0। जैसे ही दिया को क्रॉस किए, ठीक उसी वक्त हम लोग टाइम को 0 मान रहे हैं। अब कौन आगे निकल जाएगा? बोट में इंजन लगा हुआ है और बोट तेजी से आगे निकल जाएगा, जबकि दिया तो पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होगा।
समझ रहे हैं बात को? अब क्या होता है, आफ्टर t इक्वल्स टू डेल्टा टी, मतलब आप बोट में बैठे हुए थे, नाव में बैठे हुए थे, घाट घूमने के लिए गए थे, और नाव वाले ने जैसे ही 80 घाट तक आपको पहुंचा दिया, उसके बाद आपने ये बोला कि चलो भाई अब वापस चलो, जहां पर से उठाए थे मुझे वहीं पर ड्रॉप कर दो। तो अब आप उल्टा भी तो जाना शुरू करेंगे, ठीक? अब आप उल्टा भी जाना शुरू करेंगे, ऐसे। अब आप ठीक उल्टा जाने लगेंगे, लेकिन ये जो दिया है, ये दिया तो सीधे चलते चला जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अब याद रखो कि अब आप उल्टा चल रहे हैं। पहले दिया कहां पर हुआ करता था? यहां पर। और फाइनली जो दिया है, मान लेते हैं कुछ दूरी तक तय कर लिया, उसके बाद आप रिटर्न करते समय आपने दिया को यहां पर देखा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आफ्टर t इक्वल्स टू डेल्टा टी, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं प्रॉपरली। बोट टेक्स यू टर्न। यू टर्न मतलब जिधर जा रहे थे ठीक उसके उल्टी दिशा में चलने लगे। कठिन हो जाएगा क्वेश्चन अचानक से, क्वेश्चन को इसीलिए एकदम अच्छे से समझा रहा हूं मैं। आफ्टर t इक्वल्स टू डेल्टा टी, यानी बोट जब यहां पर शायद पहुंचा था, उस वक्त का समय बताया जा रहा है कितना हो चुका था, t का वैल्यू हो चुका था डेल्टा टी। आप 80 घाट पर पहुंचे और वहां से यू टर्न लेके ऐसे करके वापस दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने लगे। और ऐसे में आप क्या पाते हैं कि बीच रास्ते में फिर से आपको वही दिया दिखाई देगा कहीं ना कहीं। एंड, या एंड नहीं, फुल स्टॉप के बाद नए स्टेटमेंट में लिखिए, when diya is crossed in return journey, जब उल्टी दिशा में जाते समय दिया को क्रॉस किया गया, तो यह पाया जाता है कि दिया कितना दूरी तक बह चुका है। पानी के बहाव के वजह से यह दिया कितनी दूरी को तय कर चुका था, वो था L। दिया हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस L। अच्छा, ये L किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक बार और मैं बता देता हूं कि क्या मैं कहां हूं अभी तक। जो बात को मैं बोला उसको एकदम ध्यान से सुन लो, क्योंकि कब कौन सा लॉजिक इस्तेमाल हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। कहानी शुरू हुई यहां से, ठीक, और इसी वक्त जैसे ही दिया को क्रॉस किया गया, इसी वक्त मैं बोल रहा हूं टाइम है t इक्वल्स टू 0। कौन आगे निकल जाएगा? बोट आगे निकल जाएगा। बोट पहुंचा यहां पर 80 घाट पर, 80 घाट के आगे कोई घाट नहीं है, ठीक है, रविदास घाट है, लेकिन कंटिन्यूअसली माना जाता है कि 80 घाट पर सारे घाट खत्म हो जाते हैं। तो t इक्वल्स टू डेल्टा टी टाइम पर जाके इस बोट को यू टर्न दे दिया जाता है ऐसे, और ये उल्टी दिशा में जाने लगता है बोट बिना समय गंवाए, ठीक है। अब उल्टी दिशा में जब जा रहा है ये बोट, तब जाके भी तो वो कभी ना कभी फिर से दिया को देखेगा, दिया को क्रॉस करेगा, और जब दिया को क्रॉस किया तो ये पाया गया कि दिया तो L डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। आई होप डायग्राम को आप समझ चुके हैं एकदम अच्छे से। अब मैं पूछना क्या चाहता हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। नदी में मौजूद पानी के बहाव की वेलोसिटी बताएं L और डेल्टा टी के टर्म्स में। L दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। जरा एक बार 2 मिनट ले लो,
लेकिन सॉल्व करके सोच समझ के जितना भी दिमाग है वो सब कुछ लगा के देखते हैं क्या कोई चैट बॉक्स में सही आंसर दे पाता है क्या। एक बार कोशिश करिए आप, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज मत करिए इस बार, मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं इसे। अच्छा, एक काम करो, अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आप केवल चैट बॉक्स में लिख दीजिए, राइट इन चैट बॉक्स आप क्या लिख दीजिए, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। तो मैं इंतज़ार करूंगा अच्छे से और आपको मौका भी दूंगा। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, ये बात आप लिख दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर लेंगे और आप नहीं चाहते कि मैं और ज़्यादा इंतज़ार करूं। ये बात को अगर आप लिख देंगे तो मैं मानूंगा कि आप क्वेश्चन के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, और मैं इंतज़ार करूंगा। किसी एक का कहना है s डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। s क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। s क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं s नहीं l बोला था, तो l के टर्म्स में और डेल्टा टी के टर्म्स में बताना है आपको जवाब। ठीक है, आप कोशिश करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूं तब तक, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहूंगा। अच्छा, ये सोचो ज़रा कि पानी के बहाव की दिशा में अगर जा रहे होंगे तो ज़्यादा तेज़ी से जा रहे होंगे, और जब लौट रहे होंगे तो स्लोली लौट रहे होंगे, क्योंकि जब पानी के बहाव की दिशा में जाएंगे तो पानी हमारी मदद करेगा ना जाने में, और जब पानी के बहाव के उल्टी दिशा में जाएंगे तो पानी तो हमें उल्टी दिशा में जाने नहीं देगा। अगर आप तैरने जानते होंगे और नदी में तैरने की कोशिश किए होंगे तो आपको इस बात का एकदम अच्छे से एहसास होगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है सोच पाना। तो आप समझ जाएंगे कि नदी की बहाव की दिशा में जाना सरल होगा। L डिवाइडेड बाई डेल्टा टी किसी का कहना है, जो कि गलत है। आप और अच्छे से सोचें, गलत जवाब है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, तो आप घबराइए मत, आप कोशिश करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। याद रखना, बोट को जमीन से देखेंगे अगर जाते हुए तो जाना तेजी से होगा, लौटना स्लो होगा। जमीन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन कहाँ से आया इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो ज़रा सुन लें, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कहाँ से सवाल आया। एक बुक है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, जिसके राइटर हैं I.E. इरोडोव। ठीक, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 1 यही है। उसमें ऑब्वियसली घाट के बारे में नहीं बात किया गया है, दिया के बारे में नहीं बात किया गया है, वो तो मैं बस नमक पानी मिला दिया हूँ ताकि आप आसानी से सवाल को समझ सकें। उसमें यह कहा गया है कि एक लकड़ी का तख्ता है जो कि तैर रहा था, और एक बोट है जो कि उस तख्ते को पार कर लेता है t=0 पर। लौटते समय L डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ पाता है ये बोट उस लकड़ी के तख्ते को, और डेल्टा टी टाइम के बाद यू टर्न लिया गया था बोट के द्वारा। तो बताना यह है कि पानी की वेलोसिटी कितनी है।
तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, या दूसरा उपाय ये है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी क्वेश्चन से शुरुआत करें। और चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि किसी ने ये कहा है कि सर वो मून वाला क्वेश्चन एक बार मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे यही ज़्यादा सही लग रहा है। इस क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करो, और जब पूरी कोशिश कर लोगे तब जाके इस हिंट का यूज करना। हिंट मैं दे रहा हूं, हिंट मैं ये दे रहा हूं, सुन लो जरा। मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चीजों को आपको सिखा सकता है। आपके तरफ से पूरी कोशिश की जानी चाहिए। हिंट मैं ये दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना रहता है इस क्वेश्चन को, तो हम लोग अभी क्यों कर रहे होते इसे? रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर में क्यों, टॉपिक में क्यों कर रहे होते? रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसका जरूर मतलब यह है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नहीं सॉल्व करना है इसे। किसी चीज के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी भी बहुत कुछ दिमाग लगाना है इसमें, जितना मैं हिंट दिया। तो सॉल्व किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नहीं सॉल्व करना है इसे। सॉल्व या डू नॉट सॉल्व रिलेटिव टू ग्राउंड। और अगर आप सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना सीख गए, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, आपको कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मौखिक आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, लेकिन अगर आप एकदम सही से सटीक सोच पाए कि इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये होगा, सिर्फ तभी ऐसा हो पाएगा। तो सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक डायग्राम भर का है। नया डायग्राम बनाओ जिसमें कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हो आप, और उस डायग्राम में देखते हुए चीजों को समझो। हार्डली 2 लाइन का है ये क्वेश्चन, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। और किसी को एक्सपीरियंस हो खूब सारे क्वेश्चंस को करने का, तो उसको तो कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो कि बेवकूफ़ हैं, यह मानना बहुत ज़्यादा सेफ रहता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है, मैं तो बोलता ही हूँ, मैं खुद भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो डायग्राम बनाइए अच्छे से और 2-3 लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व होगा। डाउट ये है बच्चों का कि भाई वो माइनस में जो रूट आया है वो कैसे आया है, उसके बारे में कोशिश करते हैं डिस्कस करने का। कहाँ गया वो क्वेश्चन? माइनस में एक रूट आया था ना, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो टी का एक दूसरा वैल्यू है यहां पर -30 सेकेंड का। इस -30 सेकेंड्स पर डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो देखिए आप, ये रेस्ट में जो है कार ए, इसके रिलेटिव में कार बी 450 मीटर की दूरी पर 30 मीटर पर सेकेंड से नजदीक आ रहा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नजदीक के तरफ एक्सेलरेशन है। इन तमाम बातों का इस्तेमाल करके चलो पता करते हैं कि कार बी 30 सेकेंड पहले कहां था। समझ पाए? कार बी का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू -30 सेकेंड्स पर कितना था, चलो पता कर लेते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u का वैल्यू रहा माइनस में, किधर पॉजिटिव माना जाए, इस तरफ मैं पॉजिटिव मान लेता हूं चलो। तो माइनस में 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, टाइम इंटरवल कितना है? 30 नहीं है, -30 है। और -30 का मतलब 30 सेकेंड पहले कहां पर था पार्टिकल, ये पता चल जाएगा हमें। और प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो अगेन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई 30, माइनस में 30 का होल स्क्वायर।
यही हुआ ना, मतलब 30 सेकंड पहले कहां पर है पार्टिकल ये पता करने की जरूरत पड़े तो हम लोग यही करेंगे। तो अब देखिए ये दरअसल क्या लिखा हुआ है, प्लस में 900 सही लिखा, और प्लस में फिर प्लस में नहीं माइनस में हाफ इंटू 3, यूनिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ा हूं, इंटू 30 का स्क्वायर होता है 900। कुछ गलत तो नहीं? नहीं। तो ये 2 से 450 बन गया, और 450 गुने 3 ये आता है 1350, घटा दो माइनस में 450। इसका सीधा मतलब ये निकला कि कार बी माइनस 450 मीटर यहां से गिने जाने पर माइनस 450 मीटर पर हुआ करता था 30 सेकंड के पहले, यानी कि कार बी यहां पर था 450 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि कार ए के पास था। यही तो मतलब निकला। तो यही मैं बोल रहा था कि आप करके देख लीजिए कहां पर है पार्टिकल, वही निकल के आएगा कि 30 सेकंड पहले यह कार ए के पास था। ठीक। अच्छा, अगर आप सच में इमेजिन करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर एनिमेशन में, सोचना चाहते हैं, तो आप एक एक सेकंड में पता कर लीजिए पार्टिकल कहां था। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं। तो पेन पेपर है आपके पास ऑलरेडी, दिमाग है आपके पास ऑलरेडी, डायग्राम बना हुआ है, आप एक एक सेकंड में पता कर लीजिए कहां पर कैसे करके पार्टिकल जाता हुआ लगेगा पास्ट में देखे जाने पर। ठीक है, तो माइनस में टाइम रख देने से इस तरह से कैलकुलेशन करना एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक। और अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो चलिए, अभी तक तो और कोई डाउट नहीं है। और वो मून वाला क्वेश्चन जो बोल रहे हो आप सॉल्व करने के लिए, वो बात ये है कि वो आपका डाउट थोड़ी ना है, वो तो मेरा डाउट है ना। तो मेरा डाउट है तो आप सॉल्व करें, मैं क्यों सॉल्व करूं उसे। फिलहाल चलो, ये जो नदी में जो बोट है इसके आंसर को मैं बता देता हूं। इस आंसर को मैं बता देता हूं। आंसर निकालना भाई, आप इरोडोव वाली बुक में जाके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लीजिए, वही बात मैं बता दे रहा हूं कि कितना है, L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डेल्टा टी। ठीक। और अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर लेते हैं खुद से सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो डिटेल्ड सॉल्यूशन को अगर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि सही है कि गलत है। ठीक। लेकिन बस करना इतना सा हेल्प मेरा कि आप ये लिख देना उसमें कि बोट दिया प्रॉब्लम, और उसके बाद उसमें सॉल्यूशन में तुमको जो कुछ भी लिखना है लिखना, फाइनल आंसर तक, ये रहा आंसर, इस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना, हर बात को लिखो। ठीक। और मुझे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने सही सॉल्व किया है कि गलत। ठीक। और इस वीडियो के बनने के 1 महीने बाद भी अगर आप अगर 1 महीने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 साल के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस नंबर को मेंटेन रखूं, क्योंकि बहुत जगह दिया हुआ है। और अगर आप इस हेडिंग के साथ मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे और आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि सर प्लीज चेक सॉल्यूशन, तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको। ठीक है, ताकि मुझे समझ में तो आ जाए कि ये आपने जो भेजा है वो क्या है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम लोग इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनो, 2 डायमेंशंस में किस तरह से अप्लाई किया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को। मतलब एक गाड़ी जा रही है ईस्ट के तरफ, दूसरी गाड़ी जा रही है नॉर्थ के तरफ, तो ईस्ट में जाती हुई गाड़ी में बैठ के देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ जाती हुई गाड़ी कितने वेलोसिटी से किस तरफ जाते हुए नजर आएगी।
इस पर हम लोग चर्चा से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।